द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पेंटिंग्स। इससे पहले हम लोगों ने मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता पीरियड का आर्ट, इंडो इस्लामिक आर्ट ऑलरेडी पढ़ लिया। आज हम लोग इंडियन पेंटिंग्स देखेंगे। एक बच जाएगा हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें नगर स्टाइल, वेसर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल। इसका एक वीडियो है बहुत अच्छा, जो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, द पीसीएस स्टडीज़ एक टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा 17 बीपीएससी मेंस की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है, जिसमें लगभग 90% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हमने हिस्ट्री को छोड़ के बाकी पूरा GS1 का टॉपिक्स, पूरा GS2 का टॉपिक्स और ऐसे का मटेरियल ऑलरेडी यूट्यूब और टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो उसे टेलीग्राम से जाकर देख सकते हैं और यूट्यूब में देख सकते हैं। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पेंटिंग्स। तो इंडियन पेंटिंग्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर जो पेंटिंग है वो गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होता है, मतलब प्रॉपर फॉर्म में, यानी कि पेंटिंग का जो स्टाइल होता है, जो उसका एल्गोरिदम या फिर जो भी रूल्स होते हैं उसे फॉलो करते हुए। और गुप्ता पीरियड से पहले के जो पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है वो पेंटिंग्स तो था बट थोड़ा क्रूड फॉर्म में था। तो ये हम लोग देखते हैं केव पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स जो है वो केव में बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। जब आप लोग क्लास 6 का हिस्ट्री बुक पढ़िएगा, एनसीईआरटी वाला, तो उसमें दिया हुआ है कि सबसे पहला जो वर्ल्ड का पेंटिंग मिलता है वो फ्रांस में पेंटिंग एक मिलता है, जो ये प्रूव करता है कि केव पेंटिंग जो है वो करीब लाखों साल पहले से स्टार्ट हो चुका था। तो पेंटिंग्स इन द केव जो है वो मिलता है केव के वॉल पे, रूफ पे, ये सब में स्टोन एज में पीपल पेंटिंग करते थे। वॉट एवर दे सी दे ड्रॉ विद कलर्स, इस तरह से, यानी कि उन्हें जो कुछ भी दिखाई देता था तो वो बनाते थे। और जनरली जो ट्राइबल्स या फिर केव पेंटिंग्स जो थे वो लीनियर स्ट्रक्चर के होते थे, कुछ इस टाइप का, मतलब प्रॉपर ह्यूमन बॉडी और वैसा कुछ नहीं, मतलब लीनियर स्टाइल का, इस टाइप का ह्यूमन बॉडी, और उसके बाद फिर एनिमल इस तरह का, सींग है, ऐसे ऐसे पैर है, कुछ इस तरह का लीनियर टाइप का। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक्स में देखें तो वैसा पेंटिंग्स होता था। बाद में फिर उसे कलर किया जाने लगा। पहले स्टार्टिंग में कलर भी नहीं किया जाता था, सिर्फ लाइंस ड्रॉ करके उसे पेंटिंग्स को बनाया जाता था, फिर बाद में कलर्स बनाए जाते थे। और ऐसा पेंटिंग्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो लखुदियार उत्तराखंड में, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, सीतानवासाल तमिलनाडु में, अन्नामलाई तमिलनाडु में, कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में, ऐसे केव्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे ऐसे पेंटिंग्स बनाए गए हैं। यह है भीमबेटका पेंटिंग्स का एग्जाम्पल। आपको ये सब डिटेल नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि एंशियंट इंडिया में जो आदि मानव के द्वारा केव्स बनाए गए थे, उन केव्स में भीमबेटका की पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती। इसमें लीनियर स्ट्रक्चर के पेंटिंग्स बनाए गए थे, जो अभी हमने पढ़ा लीनियर था, और इसमें कहीं कहीं पे कलर्स भी पाए जाते हैं। अब इसमें इतना डिटेल नहीं पढ़ना है कि इसे VS वॉकंकर ने बनाया था, 7 स्टेज पेंटिंग्स पाया जाता है, ये सब इतना नहीं पढ़ना है कि अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चैल्कोलिथिक में कैसा पाया जाता है, ये सब आप लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, बस इतना ही आप लोग को जानना था। उसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं गुप्ता पेंटिंग में, जहाँ से प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिफाइंड पेंटिंग्स स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड द बुक कामसूत्र बाय वात्सल्यायन मेंशन पेंटिंग एज वन ऑफ द 64 फाइन आर्ट्स, यानी कि गुप्ता पीरियड में ये वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक स्टैब्लिश्ड आर्ट फॉर्म के रूप में बन चुका था। और इसमें यूज़ होते थे पेंट, ब्रश, ड्राइंग बोर्ड, ये सब कुछ, मतलब कि कंप्लीट एक आर्ट फॉर्म बन चुका था ये। और इसमें जो पार्ट्स थे पेंटिंग के, कि एक आइडल पेंटिंग के क्या क्या पार्ट होना चाहिए, तो ये कुल 6 पार्ट थे। ये 6 पार्ट इस्टेब्लिश हो चुके थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए पेंटिंग में। तो ये सब आपको पार्ट्स नहीं याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि गुप्ता पीरियड में पेंटिंग जो है वो वेल इस्टेब्लिश हो चुका था, उसे बहुत डिलिनिएट किया जा चुका था, एक आर्ट फॉर्म माना जाता था, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जा चुके थे कि एक आइडल पेंटिंग कैसा होना चाहिए, ये सब हो चुका था गुप्ता पीरियड में। उसके बाद हम लोग देखते हैं अजंता पेंटिंग। ये भी गुप्ता पीरियड में ही बनना स्टार्ट हुआ था। और बाघ पेंटिंग, तो अजंता और बाघ पेंटिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है। अजंता पेंटिंग जो है ये महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिला, और बाघ पेंटिंग जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो इन दोनों में मूरल पेंटिंग्स मिलते हैं। मूरल पेंटिंग का मतलब होता है वॉल पेंटिंग, तो ये मूरल पेंटिंग्स इसमें मिलते हैं। और एक होता है मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि 1/6 आकार का, यानी कि छोटा पेंटिंग। और म्यूरल पेंटिंग जो होता है वो लाइफ साइज पेंटिंग, यानी बड़ा पेंटिंग होता है। ये जनरली वॉल या सीलिंग में किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। तो म्यूरल का ही एक पार्ट होता है फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग का मतलब होता है कि इसमें पेंटिंग में एक लेप या लेई टाइप का कुछ बनाया जाता है, जिसे वॉल पे किया जाता है, सीलिंग पे किया जाता है, और इसे सेमी सॉलिड जो पेस्ट होता है या लई या लेप जो होता है वो बनाया जाता है। कैसे, तो मड से, हस्क, पल्वरिस्ट स्टोन यानी पाउडर स्टोन से, ये सबको मिला करके, चूना, गोबर, इस तरह को सब कुछ चीज़ों को मिला करके एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाया जाता है। उसे वॉल पे अप्लाई किया जाता है ताकि वॉल स्मूथ हो जाए, और उसके ऊपर फिर लाइम का पेस्ट किया जाता है ताकि वो वाइट हो जाए
और उसके ऊपर फिर पेंटिंग किया जाता है। तो इसे हम लोग फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, फ्रेस्को सिको और फ्रेस्को बुआन। इतना डिटेल में आप लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोग फ्रेस्को पेंटिंग समझिए कि एक वॉल पेंटिंग होता है जिसमें एक पेस्ट बनाया जाता है, तरह तरह की चीज़ों को मिला के उसे अप्लाई करके लाइम का कोटिंग किया जाता है जिससे कि वो वाइट हो जाता है, उसके ऊपर फिर पेंटिंग किया जाता है। ये फ्रेस्को पेंटिंग था और ये काइंड ऑफ मूरल पेंटिंग है। मूरल पेंटिंग का मतलब दीवार में बनाया हुआ पेंटिंग। आप लोग इतना कुछ समझ गए। उसके बाद फिर है अजंता पेंटिंग। अजंता में कुल हमने पढ़ा ही था ऑलरेडी कि 29 केव्स पाए जाते हैं। तो इसमें म्यूरल या फ्रेस्को स्टाइल पेंटिंग पाए जाते हैं। बहुत सारे कलर्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स के कलर और मिनरल के द्वारा बनाए गए कलर्स से अजंता की पेंटिंग को बनाया गया। जिप्सम कैवलिन से इसे पेंट किया गया है। रेड कलर आउटलाइन इसमें पाया जाता है। अगर आपको रेड कलर आउटलाइन वाला अजंता पेंटिंग ध्यान नहीं आ रहा है तो आप एक बार अजंता पेंटिंग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको जो दिखाई देगा वो रेड कलर टाइप का पेंटिंग, थोड़ा रेडिश टाइप का, वही है अजंता पेंटिंग। फिगर्स वेर फुल ऑफ एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन दिखता है और एक्सप्रेशन आपको देखना है तो पद्म पानी वाला इमेज अजंता पेंटिंग का आप लोग देख लीजिएगा। मैक्सिमम अजंता पेंटिंग के नाम पे वही पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, पद्म पानी का, जिसमें एक बोधिसत्वा है जो हाथ में कमल का फूल लिए हुए है। रेडिश ब्लैक टाइप का एक पेंटिंग है, गूगल पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशंस कैसे दिखाया गया, हेड हैंड या फिर मोशंस के कैसे एक्सप्रेशंस दिखाए गए। डोमिनेटली बुद्धिस्ट पेंटिंग्स बनाई गई थी अजंता में, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। कुछ कुछ कॉमन लाइफ के भी एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे किंग क्वीन, हंटिंग पर्सन्स, गर्ल्स, या फिर कोर्ट सीन्स, ऐसे कुछ देखने को भी मिलते हैं। लाइफ ऑफ बुद्धा ये सब देखने को मिलता है। बोधिसत्व मिलता है, जैसे पद्मपानी और वज्रपानी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पद्मपानी वज्रपानी कौन थे। यहाँ फिर इसका बहुत डिटेलिंग दिया हुआ है, तो इतना डिटेलिंग आप लोग मत पढ़िएगा, बस इतना ही आप लोग को जाना था। पेट्रोनाइज किया गया था अजंता पेंटिंग को वाकाटका किंगडम्स के द्वारा, ये हमने पढ़ लिया। बाघ पेंटिंग के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको एक चीज़ याद रखना बाघ पेंटिंग के बारे में कि ये मध्य प्रदेश में धार जिले में पाया जाता है और इसकी पेंटिंग्स जो है वो लगभग सिमिलर थी अजंता पेंटिंग से। बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। ये स्क्रॉल वर्क पाया जाता था ये केव्स में, अजंता और बाघ की गुफाओं में, तो इतना आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं सीधे पोस्ट गुप्ता पेंटिंग में। पोस्ट गुप्ता पेंटिंग में हम लोग देखते हैं एलोरा की गुफाओं में जो पेंटिंग्स हुए थे वो इसमें दिखाया जाता है। दो फेज, पहला फेज में विष्णु और लक्ष्मी और दूसरा फेज में शिव पार्वती अप्सरा और मिथिकल फिगर्स जो है वो उनके पेंटिंग्स बनाए जाते थे। ये हमने देख लिया एलोरा पेंटिंग। अब हम लोग देखते हैं अर्ली मेडिवल पेंटिंग। अर्ली मेडिवल पेंटिंग में हम लोग देखते हैं कि एक था चारू पंचशिखा पेंटिंग जो कि कश्मीर के राइटर बिठाना के द्वारा बनाया गया था। उसी तरह से जब पोस्ट गुप्ता के पेंटिंग में हम लोग सबसे फेमस पढ़ने पाल पेंटिंग, जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में पढ़ेंगे। तो ये पोस्ट गुप्ता पेंटिंग में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट पाल पेंटिंग पढ़ना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अभी रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग रिवीजन में देखते हैं कि जैसे आज हम लोगों ने पेंटिंग का क्लास स्टार्ट किया पेंटिंग, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आदि मानव के द्वारा या फिर एंशियंट ह्यूमन बींग के द्वारा जो पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड में जो पेंटिंग्स की जा रही थी वो केव्स में की जा रही थी जनरली, और वो लीनियर पेंटिंग्स होती थी, यानी कि सिर्फ लाइंस बना दिया जाता था, कुछ इस तरह का लाइंस बना दिया जाता था और ये पेंटिंग हो जाती थी। इसमें बहुत ज़्यादा कलरिंग या फिर डिटेलिंग नहीं की जाती थी। और ऐसे केव्स पेंटिंग हमें देखने को मिलते हैं भीमबेटका की पेंट गुफाओं में, सीतानावासाल की गुफाओं में, उसके बाद फिर और एक उत्तर प्रदेश का जो जगह था वहाँ पे ऐसे कुछ पेंटिंग्स, कोल्डिवा में ऐसे कुछ पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर स्टाइल में ये सब पेंटिंग्स तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन जब प्रॉपर स्टाइल जो पेंटिंग का वो स्टार्ट हुआ गुप्ता पीरियड से। तो गुप्ता पीरियड में हम लोगों ने देखा कि गुप्ता पीरियड में सबसे पहले हम लोग अजंता की गुफाओं को देखे। तो अजंता की गुफाओं में हम लोग को इंपॉर्टेंट दिखा एक पद्म पानी का पेंटिंग, और जो उसमें देखने को हम लोग मिला कि रेडिश कलर का पेंटिंग्स होता था, बहुत ज़्यादा डिटेल्स होता था, फेशियल एक्सप्रेशंस, इमोशंस उसमें दिखाए जाते थे। और गुप्ता पीरियड में वेल स्टैब्लिश हो गया था पेंटिंग, 64 आर्ट फॉर्म में से एक था, बहुत ज़्यादा उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी लिखे जा चुके थे। तो ये सब हमने गुप्ता पीरियड में देखा। पोस्ट गुप्ता में हमने देखा कि चारू पंचशिखा नाम का पेंटिंग्स बनाया जा रहा था कश्मीर में, और पोस्ट गुप्ता में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पाल पेंटिंग। तो ये हमने आज का रिविजन भी कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ये गुजरात का स्टाइल पेंटिंग, ये सब जैना स्टाइल पेंटिंग, ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। बस हम लोग इतना देख लिए पोस्ट गुप्ता में। उसके बाद हम लोग सीधे अब ट्रांजिशन करेंगे मुगल पेंटिंग में, क्योंकि दिल्ली सुल्तान के टाइम के पीरियड का हम लोगों को पेंटिंग नहीं पढ़ना है, तो सीधा हम लोग ट्रांजिशन करेंगे मुगल पेंटिंग। यही थोड़ा डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग ने इतना अभी तक पढ़ लिया। अब हम लोग मुगल पेंटिंग्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जहाँ हम लोगों ने पहले इससे देखा कि म्यूरल पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग का मतलब वॉल पेंटिंग, और वॉल पेंटिंग में हमने दो टाइप का देखा, एक फ्रेस्को पेंटिंग देखा और उसमें फ्रेस्को सिको और फ्रेस्को बुआन देखा। मतलब कि फ्रेस्को वाला पेंटिंग जो होता था उसमें एक लेप बनाया जाता था, मतलब कि एक सेमी सॉलिड मटेरियल का, जिसमें कि पुआल जो भी हस्क था ये सब
गाय का गोबर, ये सब मिला करके एक लेप बनाया जाता था और उस पेस्ट को वॉल पे अप्लाई किया जाता था, फ्लोर या सीलिंग पे, और उसके बाद फिर उस पर लाइम का एक कोटिंग दिया जाता था जिससे कि वो वाइट हो जाए, और उसके बाद फिर पेंटिंग किया जाता था। तो ये था कुल मिलाकर फ्रेस्को पेंटिंग, जो कि लाइफ साइज यानी बड़े बड़े आकार में होते थे। उसी के उल्टा जब हम लोग मुगल पेंटिंग में आते हैं तो यहाँ हम लोग को मिनिएचर पेंटिंग देखने को मिलता है, जो हमने पहले पढ़ा था। मिनिएचर पेंटिंग यानी कि 1/6 आकार का, यानी कि अगर हम लोग इसे मान लें कि अगर 6 फीट का कोई ह्यूमन बींग है तो उसका जो मिनिएचर पेंटिंग बनेगा वो 1 फीट का बनेगा। इस तरह का कुछ इसमें स्टाइल था। तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स 1/6 साइज में बनाने स्टार्ट किए गए, और बाबर ने मुगल पेंटिंग्स का इनिशिएशन किया था। बाबर ने अपना जो ऑटोबायोग्राफी था तुजू के बाबरी, उसमें ये सब पेंटिंग्स के बारे में मेंशन किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उतना ज़्यादा बाबर इस्टेब्लिश तो नहीं कर पाया था, क्योंकि वो 1526 में इंडिया का रूलर ही बना और 1530 में उसका डेथ हो गया था। तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं हुमायूं नामा, या फिर हुमायूं ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी पेंटिंग को इंडिया में। और इसके लिए जब हुमायूं जो इंडिया से निष्कासित हो गया था, तब जब वो शाह तमस्प यानी पर्सिया में रह रहा था, पर्सिया के राजा शाह तमस्प के यहाँ पे, तो उसने 2 पेंटर्स को हायर किया था, अबू समद और मीर सैयद अली। और ये 2 पेंटर्स को जब वो फिर इंडिया में वापस से सूर डायनेस्टी का एंड के बाद आके रूल करता है, तो इन दोनों पेंटर्स को वो अपने साथ पर्सिया से इंडिया लेकर आता है। और ये दोनों पेंटर्स जो हैं वो इंडिया में पेंटिंग को इस्टेब्लिश करते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा दिन होता नहीं है और हुमायूं का डेथ हो जाता है, तो फिर उसे कैरी फॉरवर्ड करने का काम और बहुत अच्छे से उसे इस्टेब्लिश करने का काम, अपना एक पेंटिंग का डिपार्टमेंट बनाने का काम, ये सब काम अकबर करता है। तो अकबर को पेंटिंग का बहुत अच्छा रुचि था और उसने एक पेंटिंग का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था। थीम्स जो अकबर जिस पर पेंटिंग्स करवाता था वो थे डेली इवेंट्स ऑफ कोर्ट, पोर्ट्रेट ऑफ लीडिंग पर्सनैलिटीज़, यानी कि अकबर या फिर उसके एंसेस्टर्स जो लीडिंग पर्सनैलिटीज़ थे उनकी पेंटिंग्स वो करवाता था, कोर्ट सीन्स को वो पेंटिंग करवाता था। अपना एक पेंटिंग डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था जिसके मेजर पेंटर्स थे गोवर्धन, दसवंत, केशुदास, मिस्किना, बसवान, ये सब टाइप नाम के पेंटर्स उसके दरबार में रहते थे। अब हम लोग देखते हैं इसी में इलस्ट्रेशन पेंटिंग्स। इलस्ट्रेशन पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स क्या था, तो इलस्ट्रेशन पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स में हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन और पोर्ट्रेट्स। तो इलस्ट्रेशन का मतलब था कि कोई भी एक घटना या फिर कोई भी एक इवेंट को इलस्ट्रेट करना, यानी डिटेल में उसकी पेंटिंग करना। और पोर्ट्रेट पेंटिंग्स का तो मतलब आप लोग जानते हैं, अगर मोबाइल यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, तो पोर्ट्रेट पेंटिंग का मतलब एक ह्यूमन बींग का एक पर्टिकुलर पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाना। तो इलस्ट्रेशन पेंटिंग्स जो है वो मेनली बनाया गया था किस किस थीम्स पे, तो रज़्मनामा, दस्तूर अमीर हमज़ा, खमज़ा, गुलिस्ता, हमज़ानामा, ये सब जो बुक्स थे, इन बुक्स की पेंटिंग इलस्ट्रेशन फॉर्म में की गई थी। यानी इस बुक्स में जो स्टोरीज़ थी उस स्टोरीज़ को पेंटिंग के फॉर्म में दिखाया गया था। तारिक अल्फ़ी, ज़मी तवारीख, दरबनामा, शाहनामा, तैमूरनामा, इन सारे बुक्स की पेंटिंग की गई थी। यानी इन बुक्स को, कहानियों को फिर पेंटिंग के फॉर्म में दिखाया गया था अकबर के टाइम पे। पेंटिंग ऑफ पोर्ट्रेचर ऑफ अकबर, नोबल्स, ये सब बनाया जाता था। यानी पोर्ट्रेट पेंटिंग्स अकबर, उनके नोबल्स या फिर उसके एंसेस्टर्स, इन सब का ग्रुप पेंटिंग बनाया, मतलब कि पोर्ट्रेट बनाया जाता था। और ये प्रैक्टिस जो होता था ये ग्रुप पेंटिंग होता था। मतलब ये कि एक कोई भी सिंगल आदमी पूरा पेंटिंग को खुद नहीं बना सकता था। कोई एक्सपर्ट था फेस बनाने में, तो कोई एक्सपर्ट था हाथ बनाने में, तो कोई एक्सपर्ट था बैकग्राउंड बनाने में। यानी 4, 5, 8 लोग मिलकर एक पेंटिंग को कंप्लीट करते थे। कोई भी एक अकेला व्यक्ति पूरा पेंटिंग नहीं बना पाता था। तो ये कुछ वीकनेसेस था अकबर के पेंटिंग का। सो पेंटिंग्स लैक आर्ट ऑफ कम्प्लीटली डूइंग पेंटिंग वन सेल्फ, यानी एक व्यक्ति खुद पेंटिंग नहीं बना सकता था। 3 डायमेंशनैलिटी नहीं था पेंटिंग में, रियलिस्टिक नहीं लगता था, डेप्थ नहीं होता था पेंटिंग में। ये सब कुछ इसके वीकनेसेस थे। उसके बाद फिर अकबर पर इन्फ्लुएंस पड़ता है यूरोपियन पेंटिंग्स का। जब यूरोपियंस इंडिया में आए और अकबर से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने अकबर को बहुत सारे पेंटिंग्स गिफ्ट में दिए थे। उन्हें पता था कि अकबर को पेंटिंग्स का रुचि है, तो उन्होंने पेंटिंग्स गिफ्ट में दिए थे अकबर को। तो अकबर ने उससे इंस्पिरेशन लिया था और यूरोपियन पेंटिंग्स को कॉपी करने के लिए अकबर ने बोला था इंडियन पेंटर्स को। यानी कि इंडियन पेंटर्स अब क्या हुआ कि यूरोपियन पेंटिंग को कॉपी करने लग गए और उससे फिर बहुत कुछ इंडियन पेंटर्स ने सीखा था। तो कुल मिलाकर यही अकबर के पेंटिंग्स की समरी थी। हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो जाएगा और हौच पौच हो जाएगा सारा। तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो मैंने अभी कहानी सुनाया तो आपको याद रखना है कि अकबर ने यूरोपियन पेंटिंग से इन्फ्लुएंस होकर पेंटिंग्स को कॉपी करने के लिए बोला था, और फिर बाद में इंडियन पेंटिंग्स जो है थोड़ा इंप्रूव हो गया यूरोपियन पेंटिंग से सीख कर। अब हम लोग देखते हैं जहांगीर पेंटिंग। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था मुगल पेंटिंग में वो जहांगीर का ही पेंटिंग था, क्योंकि जहांगीर जो था वही सबसे ज़्यादा पेंटिंग को प्रमोट किया था इंडिया में।
और उसके बाद फिर जहांगीर के बाद फिर पेंटिंग्स का डिक्लाइन होने लगता है मुगल पीरियड में। व्हेन ही वाज गवर्नर ऑफ इलाहाबाद, तो उसने इस्टेब्लिश किया था ग्रुप ऑफ पेंटर्स, चीफ पेंटर्स जो थे उसका नाम था एक्वारिजा। उसी तरह अब्दुल हसन, ये सब पेंटर्स थे उसके मेजर, और इसने इलस्ट्रेशन पेंटिंग्स बहुत सारे बनवाए थे। और जो अकबर के पेंटिंग्स के लिमिटेशंस थे उसे इसने ओवरकम कर लिया था। उसके जो पेंटिंग डिपार्टमेंट थे उसमें जो पॉपुलर पेंटर्स थे, यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ 12, कुछ नाम आप एक दो याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं, जैसे अब्दुल हसन, बिशन दास, मधु, विचित्र दास, ये एक दो याद रखिएगा, जैसे विचित्र दास, बिशन दास, अब्दुल हसन, ये 2-3 नाम आप सिर्फ याद रखिएगा, इतना ही काफ़ी है। इसने जो जहांगीर ने है उसने नेचुरल पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया था, और पेंटिंग्स ऑफ रिवर, हिल, फ्लावर, बर्ड्स, बटरफ्लाई, ये सब को फोकस किया था। इसने एल्बम क्रिएट करवाया था पेंटिंग्स का, जिसका नाम था मुरक्का। मुरक्का नाम का एक एल्बम बनवाया था जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स थी, और इसमें जो है वो इनेमल्ड विथ गोल्ड, यानी कि गोल्ड से पूरा इसे प्लेटिंग करवाई गई थी, और इसमें बहुत सारे पेंटिंग्स थे। तो ये एक पेंटिंग था जहांगीर का जिसका नाम था मुरक्का, और बहुत सारे इसने पेंटिंग्स बनवाए थे। तो इतना पेंटिंग का डिटेल आपको याद नहीं रखना है, बस आपको इतना ही याद रखना है। और इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन पेंटिंग तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि यूरोप से फिर सीख करके बहुत सारे इसमें इम्प्रूवमेंट किए गए थे। तो ये हमने देख लिया जहांगीर का पेंटिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के टाइम पर क्या होता है कि जो डोमिनेंटली कोर्ट सीन्स इसमें दिखाने लग गए थे, यानी कि शाहजहाँ के टाइम पर, जैसे हमने देखा कि अकबर के टाइम पे क्या हो रहा था कि पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बन रहा था और कोर्ट सीन्स दिखाए तो जा रहे थे, पर एंसिस्टर्स के ज़्यादा, और मतलब कि उतना ज़्यादा लेविशनेस नहीं दिखाया जा रहा था। और जहांगीर के पेंटिंग में हमने देखा कि उसमें लेविशनेस दिखाया जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड प्लेटिंग, ये सब के साथ, लेकिन साथ ही साथ उसमें नेचुरल पेंटिंग्स भी थी, जैसे कि हिल, फ्लावर, बटरफ्लाईज, बर्ड्स, ये सब का पेंटिंग्स जहांगीर के द्वारा ज़्यादा करवाया जा रहा था। वहीं शाहजहाँ के टाइम पे आते हैं हम लोग, तो सिर्फ इसमें लेविशनेस दिखाया जाता है, ना कि नेचुरल पेंटिंग्स, जैसे कि कोर्ट सीन्स, डांसेस, रंग महल, ये सब को ज़्यादा दिखाया जाने लगता है। मिस्टिसिज्म, सिम्बोलिज्म, ये सब खत्म हो जाता है, और सिर्फ रंग महल, कोर्ट, डांस, ये सब का सिर्फ प्रमोट होता है। कुछ कुछ पेंटिंग्स ऐसे मिलते हैं जिसमें पीकॉक थ्रोन को दिखाया जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि पीकॉक थ्रोन जो है वो पूरा गोल्ड का था, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशियस स्टोन्स इनेमल्ड थे। तो वो पीकॉक थ्रोन को बहुत जगह पेंटिंग्स में दिखाया जाता है। रॉयल लेडीज़, मुमताज़ महल, ये सब इसमें दिखाया जाता है शाहजहाँ के पेंटिंग्स में। उसके बाद हम लोग फिर लास्ट देखते हैं मुगल पेंटिंग में औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब में बस हम लोग को ये याद रखना कि औरंगज़ेब ने पेंटिंग को डिसबैन कर दिया था, पेंटिंग डिपार्टमेंट को एंड कर दिया था, और जितने पेंटिंग्स थे मुगल पीरियड में या फिर मुगल जो ऑफिसेज या फिर फोर्ट्स में थे उसे वाइट वॉश करवा दिया गया था, यानी पेंटिंग को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था औरंगज़ेब के टाइम। तो यही था मुगल पेंटिंग का हिस्ट्री। अब जब मुगल पेंटिंग का हिस्ट्री खत्म होता है तो वहीं से राजपूत पेंटिंग स्टार्ट होता है, यानी कि जब मुगल पेंटिंग खत्म हो गया तो औरंगजेब ने डिसबैन कर दिया, तो वो पेंटर्स फिर कहाँ जाते, तो वो फिर अलग अलग रीजनल प्रिंसिपैलिटीज़ यानी कि रीजनल किंगडम्स में शिफ्ट हो गए, जैसे कि राजपूत किंगडम्स में शिफ्ट हुए, उसी तरह कलकत्ता पेंटिंग में शिफ्ट हुए, पहाड़ी पेंटिंग में शिफ्ट हुए। और फिर जो हम लोग देखते हैं कि जो पेंटर्स कलकत्ता पेंटिंग में चले गए थे, यानी कि कलकत्ता यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी वाले जो क्षेत्र था, सिराजुद्दौला ये सब वाला, उसमें जो चले गए थे बंगाल के नवाब के अंडर में। और जब बंगाल में नवाबशिप खत्म होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, तो फिर वही पेंटर्स फिर पटना में आ जाता है और पटना कलम पेंटिंग का स्टार्ट होता है। ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि जब मुगल पीरियड एंड होता है तो फिर मुगल पेंटर्स जो थे वो कहाँ जाते हैं। तो मुगल पेंटर्स जो है वो राजपूत एरिया में चले जाते हैं, जो राजस्थान वाला क्षेत्र था, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, या फिर कलकत्ता एरिया में चले जाते हैं, बंगाल के क्षेत्र में। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं राजपूत पेंटिंग्स। तो ये इंडियन ओरिजिन का था, अफेक्टेड बाय मुगल एंड पर्सियन पेंटर्स था। अजंता पेंटिंग से ये इंस्पायर्ड होते थे, और बहुत सारे जैना पेंटिंग्स जो हैं वो 8th to 10th सेंचुरी में हमें देखने को मिलते हैं राजपूत वाले क्षेत्र में, यानी कि राजस्थान में। म्यूरल पेंटिंग और फ्रेस्को पेंटिंग्स इन्होंने बनवाया था। एरिया था मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर जैसे क्षेत्रों में यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। बिफोर मिनिएचर क्या था, सॉरी बिफोर मुगल क्या था, मिनिएचर पेंटिंग्स वे फर्स्ट यूज बाय पाला पेंटर्स, जैसे रामपाल, देवपाल, धर्मपाल, ये सब के द्वारा बनवाया गया था मिनिएचर पेंटिंग। ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे पाल आर्ट। पेंट किया जाता था पाम लीव्स में, वज्रयान, बुद्धिज़्म, ये सब फेमस था। उसके बाद फिर क्या होता है कि मुगल का इम्पैक्ट पड़ने लगता है राजस्थान पेंटिंग में, और क्या होता है, थीम मच ब्रॉडर देन मुगल पेंटिंग्स होता था, यानी कि इसमें डेमोक्रेटिक इन नेचर था, टेस्ट ऑफ पीपल्स दिखाया जाता था, लाइफ ऑफ पीपल। यानी कि जहाँ हम लोग मुगल पेंटिंग देखते हैं तो उसमें कोर्ट सीन्स इनेमल्ड विथ गोल्ड या फिर रॉयल लेडीज़, ये सब जो दिखाया जा रहा था, ये सब इसमें कम दिखाया जाता था राजस्थान पेंटिंग्स में। और इसमें ज़्यादातर नेचुरल सीन्स या फिर गॉड एंड गॉडेसेस, ये सब, फिर हिल, पीकॉक, फ्लास, ये सब ज़्यादा इसमें दिखाया जाता था। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ पेंटिंग में, जैसे रागमाला पेंटिंग।
तो ये राजस्थानी पेंटिंग है, एक टाइप ऑफ पेंटिंग है राजस्थान का रागमाला, जिसमें पेंटिंग, पोएम और म्यूजिक तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ पोएटिक सेंटिमेंट्स होता है, जिसे पेंटिंग के फॉर्म में दिखाया जाता है। डिफरेंट कलर्स टू एक्सप्रेस द डिफरेंट सेंटिमेंट्स इसमें दिखाया जाता है। उसी तरह हम लोग देखते हैं रसिक प्रिय पेंटिंग, या फिर इसे कहा जाता है लव थीम ऑफ श्रृंगार रस, इसमें दिखाया गया था। ब्रांच ऑफ राजपूत पेंटिंग्स में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा ब्रांच था। आप लोग इतना डिटेल में मत पढ़िएगा, सिर्फ आप लोग याद रखिएगा मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, बूंदी स्कूल, ये सब आप 2-3 सिर्फ याद रखिएगा। किशनगढ़ पेंटिंग एक फेमस था, जिसमें बनी ठनी का पेंटिंग्स बनाया जाता था। राजा संवंत सिंह के द्वारा इसे बनाया जाता था। बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना था राजपूत पेंटिंग्स के बारे में या राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में। फिर हम लोग देखते हैं पहाड़ी पेंटिंग। तो पहाड़ी पेंटिंग में हम लोग को देखना है कि ये जो क्षेत्र था, चंबा, गुलेर, मानकोट, गढ़वाल, मंडी, कांगड़ा, बसोली, ये सब एरिया में पेंटिंग्स बनाए जा रहे थे। फर्स्ट इन बसोली बनाया गया था, बसोली नाम की जगह फिर बाद में आगे दूसरे जगहों में फिर बनाया जाने लगा था। और इलिस्ट्रेशंस बनाए जाते थे देवी दास के द्वारा, रास मंजरी नाम का, ये हमें याद रखना है एक। उसी तरह अब आगे हम लोग को याद नहीं रखना है कि कौन कौन से पेंटर्स थे या पेंटिंग या पेंटर्स थे, ये सब हम लोग को याद नहीं रखना है। बस हम लोग एक याद रखेंगे कि पहाड़ी पेंटिंग में कांगड़ा पेंटिंग फेमस था। कांगड़ा पेंटिंग या बसोहली पेंटिंग ये एक फेमस था, बस हमें इतना ही याद रखना है। अब यहाँ पे एलोरा अजंता का पेंटिंग्स है, ये सब हम लोगों को याद नहीं रखना है। बस हम लोगों को पेंटिंग में इतना ही पढ़ना था। एक है राजा रवि वर्मा का पेंटिंग। अब हम लोग जैसे कि मुगल पेंटिंग खत्म होने के बाद जब हम लोग राजपूत पेंटिंग देखा या राजस्थान पेंटिंग, फिर हमने पहाड़ी पेंटिंग देखा, अब हम लोग साउथ इंडिया की तरफ मूव करते हैं तो हमें देखने को मिलता है एलोरा पेंटिंग, यानी जो डेक्कन पेंटिंग था वो। और उसके बाद पूरा साउथ में अगर हम लोग चले जाएँ तो केरला में राजा रवि वर्मा का पेंटिंग हमें देखने को मिलता है। बस हमें इतना ही याद रखना है कि राजा रवि वर्मा का जो पेंटिंग था वो साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, जैसे कि केरला वाले क्षेत्र में। और इसमें यूरोपियन पेंटिंग का थोड़ा इन्फ्लुएंस पाया जाता है। ये ऑयल पेंटिंग था, बस हमें इतना ही याद रखना है कि ये ऑयल पेंटिंग था। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िएगा, क्योंकि बीपीएससी के स्कोप से ये बाहर का चीज़ है। और वहीं अगर हम लोग ईस्ट इंडिया में जाए तो हम लोगों को मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग जो भागलपुर वाला क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कलकत्ता पेंटिंग या फिर कालीघाट पेंटिंग, ये हमें देखने को मिलता है। बस ये सब आपको 4-5 नाम ही थे जो याद रखने थे। बेसिकली आज अगर हम लोग रिवीजन कर लें तो हमने सिर्फ ये क्या क्या चीज़ पढ़ा, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने केव पेंटिंग देखा, जो कि भीमबेटका की गुफाओं में पाए जाते थे। सीतानवा साल जैसे गुफाओं में, कोल्डिवा वाले गुफाओं में पाए जा रहे थे, जो लीनियर पेंटिंग्स थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि प्रॉपर इस्टेब्लिश जो आर्ट फॉर्म हुआ था पेंटिंग का, वो गुप्ता पीरियड में हुआ था। 64 आर्ट में से एक आर्ट फॉर्म था, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए, किस किस टाइप के पेंटिंग्स हो रहे थे गुप्ता पीरियड में, वो हमने देख लिया। उसके बाद फिर हमने देखा पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी कि पाल पेंटिंग्स जो पॉपुलर थे और गुजरात वाले क्षेत्र में पेंटिंग्स हो रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट आ गए मुगल पेंटिंग में, क्योंकि दिल्ली सुल्तान के टाइम पे पेंटिंग्स उतने हुए नहीं थे और वो स्कोप में है नहीं, तो फिर हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं मुगल पेंटिंग में। मुगल पेंटिंग में हम लोग देखते हैं कि बाबर को इंटरेस्ट तो था बट वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाया था। हुमायूं को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने पर्सिया से 2 पेंटर्स को, अबू समद और मीर सैयद अली को लेकर आया था इंडिया, और उसने एक पेंटिंग्स इस्टेब्लिश किया था। फिर फाइनली उसका भी ज़्यादा दिन रह नहीं पाता और डेथ हो जाता, तो फिर अकबर जो है वो प्रॉपरली पेंटिंग डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करता है और पेंटिंग्स को स्टार्ट करता है। पर उसमें क्या था वीकनेसेस, कि उस समय पे ग्रुप पेंटिंग्स होते थे, यानी एक व्यक्ति पूरा पेंटिंग्स को बना नहीं पाता था, जिसके कारण क्या होता था कि जो पेंटिंग है उतना परफेक्ट नहीं हो पाता था। और पेंटिंग्स जो थे वो बेसिकली जो थीम था वो था पोर्ट्रेट पेंटिंग या फिर इलस्ट्रेशन पेंटिंग्स जो बन रहे थे वो। उसके बाद फिर अकबर को यूरोपियंस जो है कुछ गिफ्ट करते हैं पेंटिंग, जिससे कि अकबर इंस्पायर होता है और वैसे पेंटिंग्स को कॉपी करने के लिए इंडिया में बोलता है, और फिर धीरे धीरे इंडिया में यूरोपियन पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद फिर आता है जहांगीर का पीरियड। तो जहांगीर के पीरियड में हम लोग देखते हैं कि नेचुरल पेंटिंग्स बनाए जा रहे थे और पोर्ट्रेट्स बनाए जा रहे थे। तो जहांगीर जो था वो बेस्ट पीरियड था पेंटिंग का। उसमें 2-3 हम लोगों ने पेंटर के नाम भी देख लिए थे। उसके बाद फिर आता है शाहजहाँ का पीरियड, जिसमें ज़्यादातर जो लैविशनेस दिखाया जाता है या फिर रॉयल लेडीज़ डांस सीन्स ये सब दिखाए जाने लगते हैं पेंटिंग में, और नेचुरल जो थीम था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग औरंगजेब के पीरियड में जाते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि औरंगजेब के पीरियड में कंप्लीटली वाइट वॉश कर दिया गया, पेंटिंग को डिसबैन कर दिया गया, पेंटिंग डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया गया, जिससे कि क्या हुआ कि पेंटर्स जो है वो मुगल कोर्ट छोड़ करके दूसरे दूसरे जगह पे शिफ्ट कर गए, जिसमें जो पॉपुलर जगह थे वो थे राजस्थान पहाड़ी पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग या कलकत्ता या कंपनी पेंटिंग। उसके बाद साउथ इंडिया में एलोरा पेंटिंग, राजा रवि वर्मा का पेंटिंग, ऐसे जगहों में शिफ्ट कर गए। तो जब हम लोग राजस्थान जाते हैं तो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है गुलेर पेंटिंग, बनी ठनी पेंटिंग, उसके बाद बूंदी पेंटिंग, मेवाड़ और मारवाड़ के पेंटिंग, ये सब कुछ देखने को मिलते हैं। उसके
उसी तरह से फिर जब हम लोग पहाड़ी पेंटिंग में जाते हैं तो हम लोग को पहाड़ी पेंटिंग में देखने को मिलता है बसोली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, ऐसे कुछ पेंटिंग देखने को मिलते हैं। इसमें जो थीम था वो बहुत ब्रॉड था कि फॉरेस्ट देखने को मिलता है, पीकॉक फ्लावर्स, ये सब देखने को मिलता है, हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कंपनी पेंटिंग जो कलकत्ता या कालीघाट में हो रहा था। उसके बाद हमने देखा कि मंजूषा पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग। वहीं अगर हम लोग साउथ में जाते हैं तो हम लोगों ने देखा राजा रवि वर्मा का जो पेंटिंग था वो, जिसमें ऑयल पेंटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था और वो थोड़ा यूरोपियन पेंटिंग से इन्फ्लुएंस था। तो ये सब कुल मिलाकर हमने आज का पेंटिंग का क्लास कंप्लीट कर लिया, जिसका हमने समरी भी देख लिया। फ्रेंड्स, एक हमारा लास्ट का जो बच जा रहा है टेम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो टेम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मैं एक लिंक या वीडियो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसे आप लोग देख लीजिएगा तो आपका टेम्पल वाला भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो द पीसीएस स्टडीज़ का अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और द पीसीएस स्टडीज़ चैनल में जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़। थैंक यू।